अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी आज का सेकंड पार्ट सेशन का। आज का एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ कि आज का क्या एजेंडा है। आज का हमारा एजेंडा ये है कि जो हमारा थ्योरी का हैंड आउट था, हैंड आउट नंबर 1, हम इसको आज स्किम थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने पहले ये हैंड आउट फाइनल कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जी हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद सेकंड फेज में आप जो है पास पेपर का हैंड आउट देख रहे होंगे, जिसमें जितनी भी थ्योरी पास पेपर की 2015 से लेकर 2023 तक आई हुई है वो सारी एक जगह सोल्यूशन समेत मार्किंग के साथ आइडेंटिफाई कर दी गई है। ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर दी गई। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्या कहते हैं ये आज का एजेंडा थ्योरी अलाउड। अच्छा, इसमें ना कुछ बातें हम ऑलरेडी पास में कर चुके हैं। मैं आपको देखें पूरे 113 पेजेस का तो एक दिन में नक्शा नहीं बता सकता। मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये पास पेपर, अच्छा इसमें ज़्यादा ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है ये ना, क्या कहते हैं हैंड आउट्स। तो मैं आपको क्या कहते हैं ये हैंड आउट वापस शेयर, ये हैंड आउट ऑलरेडी शेयर हुआ है। 1 मिनट रुकेंगे, मैं फिर शेयर करवाता हूँ। जिनके पास नहीं है हैंड आउट वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा बाद में, तो मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ मैंने ये हैंड आउट शेयर किए हुए हैं। ये हमारा एक डेडिकेटेड ग्रुप है टिप्स का, इसमें वॉइस नोट्स भी आ रहे होते हैं मेरे और ये नोट्स वगैरह भी आ रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर करता हूँ, एक मिनट। ठीक है जी, तो बात क्या हो रही थी हमारी, बात ये हो रही थी हमारी कि भाई हम इस हैंडआउट को कैसे लेके चलें, इसको हमें देखना है। एंड ये हैंडआउट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये हैंडआउट आप ओपन कर लें प्लीज़। बाकी लोग से भी मैं चाहूँगा या ये स्क्रीन पे ही रेफर कर लें कैसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें, अगेन आई एम सेइंग कि हमें क्या करना है। हम ये देख रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम जो है वो आज हैंडआउट को देखने जा रहे हैं कि कैसे हमें काम करना होगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ ARR। अच्छा, अगेन ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैं ये स्किम थ्रू कर रहा हूँ। आप लोग लाइव में मौजूद हो, जो लोग लाइव में मौजूद हो वो मुझे बताते जाओ। अगर किसी में हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है तो उसको हम देख लेंगे, अदरवाइज जो है हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कहीं आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो आप जो है वो क्या कहते हैं इसमें वो कर लें। अगर आप ऑलरेडी इस ग्रुप में, सॉरी मैं कंफर्म कर दूं, अगर आप ऑलरेडी इस ग्रुप में, तो ये हैंडआउट मैंने कल रात में या सुबह में शेयर कर दिया ऑलरेडी ना। खैर, तो आई थिंक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ARR, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, ये बात हमने कर ली है। और ये मैंने कहा इस पे थ्योरी सेशन ऑलरेडी हो भी चुका है ना। ठीक है। और एडवांटेज एडवांटेज ऑफ पे बैक, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है आई गेस। NPV के एडवांटेज एडवांटेज ये हमारे सामने है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है कि देखें, मैं आपको तरीकेकार ये नहीं कह रहा कि रट्टा लगा लें प्लीज़ यार। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ें समझें और फिर उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करें। लेकिन अगर आप समझ लेते हैं ना चीज़ों को तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। यही मैं SPM में भी कहता हूँ, यही मैं MSA2 में भी कहता हूँ कि भाई आपने ब्लाइंड रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आई थिंक आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना, कि IRR के लिए आपको कौशल कमी की जरूरत नहीं होती। कितना प्यारा एडवांटेज है। IRR के लिए आपको क्या जरूरत होती है, क्या कौशल कमी की जरूरत होती है? नहीं, IRR के लिए दो रेट्स की जरूरत होती है। एक वो रेट जिसपे पॉजिटिव NPV है और एक वो रेट जिसपे नेगेटिव NPV है। तो मोहताजगी खत्म हो गई, पूरा वैक का टॉपिक स्किप हो गया। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो IRR को मानती है और उसको कहती है हम IRR की बेस पर डिसीजन लेंगे, हम NPV को नहीं मानते, हम NPV को नहीं मानते, यानी कि हम वैक को नहीं मानते। जब वैक की जरूरत नहीं है, जब वैक की जरूरत नहीं है तो पूरा वैक का टॉपिक उनके लिए ओमिट हो गया। ठीक है ना। तो खैर इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। डिसएडवांटेजेस IRR के ये हैं कि जी ये परसेंटेज में होता है। परसेंटेज इज नॉट अ वेरी गुड एस्टिमेट। लोगों को जो समझ आती है ना वो रुपीज में समझ आती है। लोग सवाल ये करेंगे कितने करोड़ का फायदा हुआ, कितने अरब रुपए का फायदा हुआ, कितने लाख डॉलर का फायदा हुआ, ये सवाल करते हैं लोग। परसेंटेज में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते जितने अमाउंट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो IRR का नुकसान ये है कि ये परसेंटेज को शो करता है, अमाउंट को शो नहीं करता। ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं जी? ये कैपिटल राशनिंग आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको फिर कैपिटल राशनिंग की टेक्निक्स में ज़्यादा ये देखने को मिल रहा होता है। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा ACCA का निकाल के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। और अच्छा ये भी आई थिंक हम बात कर लेते हैं कि कमेंट ब्रीफली ऑन द प्रपोजल फॉर टू यूज अ 4 year टाइम horizon and calculate discuss a value that could be placed on a after tax cash flows arising after the 4th year of operation using perpetuity approach. Assume for this part of the question only the before tax cash flows and the profit after tax
then profit tax are constant from year 5 onwards and that tax allowable depreciation and working capital can be ignored. अच्छा, एक हमने सवाल किया था उसमें 4 साल का टाइम हॉरिजॉन हमने एज्यूम किया था, तो ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद पे क्या काम कर सकते हैं, तो 4 साल के बाद पे हम क्या कर सकते हैं, याद करें। हाँ जी, कुछ ध्यान में आता है। बिल्कुल एन्युटी लगा सकते हैं, टर्मिनल वैल्यू लगा सकते हैं। वेरी गुड फरजान, आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है अगर, तो आप टर्मिनल वैल्यू की बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा शाफ है आपने। तो ये सारी बातें इसमें करी हुई हैं। और दूसरा ये कि कि वो भी किया हुआ है, क्या कहते हैं, वर्किंग भी शो करके दिखाई है, मगर बहुत छोटी वर्किंग शो की है, बहुत थोड़ी वर्किंग शो की है। ठीक है, तो आई थिंक मतलब एक चीज मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कल की आपको मैंने विंटर 23 का सवाल दिखाया था, कि जरूरी नहीं है कि अगर एक सवाल लेट से उसमें रिक्वायरमेंट में उसने कमेंट मांगा हो या रिपोर्ट मांगा हो तो आप वर्किंग कर ही नहीं सकते। वर्किंग कर सकते हैं, वर्किंग करनी भी चाहिए, मगर जो फोकस होना चाहिए वो थ्योरी पे होना चाहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ थ्योरी लिखते जाएं और सपोर्टिंग वर्क जो वर्किंग है या सपोर्टिंग फिगर्स हैं वहां से आप कोई हेल्प ना लें। और ये भी नहीं होना चाहिए कि उसने आंसर थ्योरेटिकल मांगे और हमारा ज्यादा झुकाव कैलकुलेशन पे हो जाए और हम थ्योरी थोड़ी लिखें, वो भी मुनासिब नहीं है। तो मिक्स एंड मैच करके हमें चलना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे भी आपने देखा कि हल्की सी, बहुत ज्यादा हल्की सी, ये नहीं कि आप बहुत डिटेल वर्किंग शो कर दें, क्योंकि मार्क्स उसमें बहरहाल कमेंट के रखे होंगे, थ्योरी के रखे होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी होती है ये कौन सी थ्योरी कहलाती है, इसको मैं बार बार कहता हूँ, ये रॉ थ्योरी नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी, क्योंकि हॉट फेवरेट है आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में। इवन तो कल बात हो गई कि ओपन बुक खत्म होने के बावजूद भी कुछ रॉ थ्योरी आ सकती है और जो दूसरे बोर्ड में आ भी जाती है, मगर बहरहाल जो ज्यादा इम्कान है, स्ट्रॉन्ग चांस है, वो यही है कि एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी निस्बतन ज्यादा आएगी, रिलेटिवली ज्यादा आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे थे, फाइनल डायरेक्टर बिलीव दैट कैश फ्लोज आर टू अनसर्टेन आफ्टर 4 years टू बी इंक्लूडेड इन द नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन इवन दो सेल्स विल कंटिन्यू बियॉन्ड 4 years। ये मैंने सवाल शेयर नहीं किया, ये सवाल का डेटा आपके बैकग्राउंड के लिए आया हुआ है। While it is true that uncertainty increase with the project life, cutting of the analysis after 4 years will underestimate the value of investment। कितनी प्यारी बात थी कि मुझे 4 साल पे रोकने से नुकसान ये हो रहा है कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट, अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट को, कि मैं 4 साल ये, अच्छा ये जो मैं एनालिसिस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये अच्छे खासे एनपीवी के सवालों में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आई कैप के सवालों में भी आपने देखा अक्सर लाइफ यही होती है, 4 साल 5 साल, 4 साल 5 साल, ऐसा ही है। तो अगर वो सवाल कर लेता है तो वहां पे आपको इस तरह से बात करनी पड़ सकती है। ठीक है, कि 4 साल पे अगर आप काम करते हो तो हो सकता है जो पोटेंशियल सेल्स या पोटेंशियल जो आपके कैश फ्लोज हैं, जो पोटेंशियल आपका बेनिफिट है वो मिस हो रहा हो। आगे क्या कह रहे हैं, विल अंडरएस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट दैट कैश फ्लोज आफ्टर द कट ऑफ पॉइंट आर इग्नोर्ड। Furthermore, since the new confectionery line is expected to be popular, cash flow after 4 years could be substantial, increasing the extent of undervaluation। आप लोगों को यार, अब मैं थोड़ा सा एसपीएम से कनेक्ट करना चाहूंगा। देखें, कोई मुजायका नहीं है अगर आप एसपीएम से कनेक्ट कर लें। आप लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सुना है नाम? प्लीज देखें, ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रॉ थ्योरी का मसला नहीं है, रॉ थ्योरी तो सैंडबोर्ड में बहुत सारी लिखी हुई है। एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी में आपको बहुत सारी बातें जो है ना आसपास से भी कनेक्ट करनी पड़ती हैं। क्या आप लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का नाम सुना है? अगेन, किसी ने एसपीएम नहीं पढ़ा हुआ तो आप दिल बर्दाश्त ना हो। एमएफए तो पढ़ा हुआ होगा ना यार, कैफ सिक्स एमएफए, वो भी नहीं पढ़ा तो भी दिल बर्दाश्त ना हो, क्योंकि मैं बात ऐसी कर दूंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगी इंशाल्लाह। हाँ भाई, लाइफ साइकिल में क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये होता है, जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट की जो शुरू की लाइफ होती है ना, उसमें प्रोडक्ट की को इतनी सक्सेस नहीं मिलती, मगर जैसे ही ग्रोथ आता है तो प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने लगती है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, आप लोगों ने इंस्टा फोन का नाम सुना है? इंस्टा फोन, ये हमारे मुल्क में एक सेलुलर कंपनी हुआ करती थी 2001 2000 में। सुना है आपने? किसी ने सुना है इंस्टा फोन के बारे में? नहीं सुना होगा। 0320 जो कोड है ना, वारिद का हो गया अब, ये पहले इनका कोड हुआ करता था एक जमाने में। खैर, तो ये जो है ना एक जमाने में जो ये जो मैंने आपको बताया कि यार ये क्या कहते हैं, इंस्टा फोन थी, इंस्टा फोन खत्म हो गई है, उसी वक्त खत्म हो गई है, इनिशियली खत्म हो गई है। इनिशियली उनको इतना फायदा नहीं हुआ, खत्म हो गई। प्रोजेक्ट उनको लगाया, 2 3 साल 4 साल वेट किया, उन्होंने देखा कोई दम नहीं है, छोड़ दो। अच्छा सबको छोड़ो, आप लोगों ने पाकटेल का नाम सुना है? पाकटेल, मैं यार बहुत पुरानी बातें करूँ, ये आप लोगों की पैदाइश के वक्त की है, जो लोग 2001 में 2000 में पैदा हुए हैं, ये उस वक्त की बातें हो रही हैं। खैर, कभी आपने भाई से सुना हो, अम्मी अब्बू से सुना हो। हाँ, पाकटेल भी एक कंपनी थी जिसको बाद में ना जोंग ने एक्वायर कर लिया। जोंग का नाम तो सुना है ना आपने? तो जोंग इंडिया, सॉरी इंडियन कह रहा हूँ, चाइनीज कंपनी है,
बट द पॉइंट इज कि डोंग को एक्वायर किया है, डोंग ने एक्वायर किया पाकटेल को, पहले पाकटेल हुआ करती थी। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों बिजनेस शुरू होते ही 3-4 सालों में ही खत्म हो गए। भाई ने बताया है, ठीक है। मगर इस दौरान एक और कंपनी आई थी जिसका नाम था मोबिलिंक, मोबिलिंक जैज। फिर एक और कंपनी आई थी जिसका नाम था यूफोन, ये भी पुरानी कंपनी है। फिर एक कंपनी आई थी जिसका नाम है वारिद। ये 3 कंपनियां आपको पता है कि सरवाइव कर गई। मगर आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या लगता है इन्होंने पहले दिन से प्रॉफिट कमाए होंगे ठीक ठाक? क्या मोबिलिंक ने, यूफोन ने, वारिद ने, फिर टेलीनॉर भी आ गई थी, जाहिर सी बात है, क्या इन सब ने पहले दिन से प्रॉफिट कमाए होंगे? पहले एक जमाने में 20-20 रुपए की कॉल होती थी, किसी को पता है ये बात? 5-5, 10-10 रुपए का एसएमएस होता था। उल्टा पैसे लगते थे, अगर आपको कॉल आती थी इनकमिंग में ही पैसे कटते थे। तो कहने का मतलब है इन लोगों ने वो दौर देखा है, उस वक्त प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि लोगों के पास मोबाइल फोन ही नहीं था। मगर मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या अगर ये 4 साल को इवेल्युएट करते हैं तो क्या मैं कहता हूँ इनका बिजनेस भी इनकी तरह बंद हो जाता? अगर ये भी 4 साल की इवेल्युएशन पे काम करते तो क्या मैं कहता हूँ चांसेस थे कि ये भी अपना बिजनेस बंद कर दे, जैसे ऊपर वाली 2 पाकिस्तानी कंपनियों ने बिजनेस बंद कर दिया। तो कभी कभार ऐसा होता है, जो ये बात लिखी हुई है कि कभी कभार कैश फ्लो आने ही बाद में शुरू होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट ही बाद में आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही फौरन नहीं आता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपके सामने आज जैज मोबिलिंग जो है, जैज वारिस मर्ज हो गए हैं। जैज जो है, मोबिलिंग जो है लार्जेस्ट सेलुलर कंपनी ऑफ पाकिस्तान बन चुकी है। यूफोन भी करीब करीब है, उसने टेलीनॉर को एक्वायर कर लिया है तो और ज्यादा जाइंट बन गई है। मगर कहने का मतलब है कि बहुत ये इंडस्ट्री आगे आ गई है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी करेंगे 4 साल के प्रोजेक्ट को देख के तो ये गलत बात है। अगर आपको लग रहा है उसके आगे प्रोजेक्ट चल सकता है, उसके आगे से ला सकती है, तो आपको ये बात कंसिडर करने की जरूरत है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की सारी स्टेजेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बस ये चाहूंगा कि अगर आपको ये पॉइंट याद आ जाता है, अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाता है, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पेपर में हो सके, पेपर में ना क्या कहते हैं, पेपर में हो सके तो आप जो है वो इस मोड पे क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई 4 साल या 3 साल या 5 साल के प्रोजेक्ट के बाद हो सकता है कि अभी तो आप इंट्रो स्टेज पे हो, लाइफ साइकिल के इंट्रो स्टेज पे हो, एक स्टेज होती है ग्रोथ, जिस पे ठीक ठाक सेल आती, दबा के सेल आती। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियली टर्मिनेटिंग द इवैल्यूएशन आफ्टर 4 years लेड टू लार्ज बैलेंसिंग अलाउंस, दिस इंक्रीज कैश फ्लो विच राइज इन द ईयर 5 विल ओवरस्टेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखें, एक और बात आपको याद होगी कि यार अगर आप लेट से जबरदस्ती 4 साल प्रोजेक्ट हैंड कर रहे हो तो इसका मतलब एसेट भी आगे चल सकता था। अगर आपने एसेट को भी जबरदस्ती डिस्पोज करा दिया तो, या ये कह लें कि डिस्पोज नहीं कराया आपने, बोला उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, तो आपको पता है लॉस ज्यादा आ जाता है ना आखिरी साल। आखिरी साल डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होती है, और उस साल में आखिरी साल में प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई एसेट का डिस्पोजल का लॉस आता है या इवन गेन भी आता है तो वो भी इसी में एडजस्ट होता है। किसी को ये बात याद आ रही है? ये पॉइंट बड़ा मजेदार है। ये पॉइंट बड़ा मजेदार है कि अगर आप 4 साल में प्रोजेक्ट को रोक रहे हो तो चौथे साल आपने एक लॉस रिकॉर्ड कर दिया होगा, लॉस रिकॉर्ड कर दिया होगा, क्योंकि लेट से आपकी स्क्रैप वैल्यू की कोई पॉलिसी नहीं, आपको स्क्रैप वैल्यू मिल नहीं रही। तो उस लॉस की वजह से क्या हुआ होगा? जब लॉस रिकॉर्ड होता है तो क्या होता है, याद करें। बैलेंसिंग अलाउंस में बता रहा हूँ क्या होता है। बैलेंसिंग अलाउंस एसीसीए की टर्म है। बैलेंसिंग अलाउंस इज द सम ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस लॉस ऑन डिस्पोजल। जो आखिरी साल लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा होता है और जो डेप्रिसिएशन आ रहा होता है उसको ऐड करके इसको बैलेंसिंग अलाउंस कहते हैं एसीसीए में। आप एसीसीए की टर्मिनोलॉजी पे ना जाइए। फहीम, बात समझ आ रही है? फहीम, ये बात समझ आ रही? बैलेंसिंग अलाउंस जो है वो कह सकते हैं इसी के सवालों में वर्ड यूज होता है, मगर अल्टीमेटली ये होता क्या है कि आप डेप्रिसिएशन अलग निकालें, लॉस ऑन डिस्पोजल अलग निकालें, या गेन भी है, दोनों को ऐड कर दें या नेट कर दें तो उससे जो फिगर आती है उसको बैलेंसिंग अलाउंस कहते हैं। मगर आप परेशान ना हो। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आपने जबरदस्ती प्रोजेक्ट चौथे साल बेजिद्दे की बात की तो आपको खामा खाए का लॉस भी हो जाएगा, टैक्स में भी लॉस हो जाएगा, ठीक है उसकी वजह से टैक्स बेनिफिट हो रहा है, मगर आपको प्रैक्टिकली भी लॉस हो सकता है। क्या ये बात समझ आती है? तो 4 सालों पे काम करने के 3 नुकसान सामने आ गए कि हम अंडरस्टेट कर रहे हैं अपनी वैल्यू को। दूसरा, हम वो कैश फ्लो जो 4 साल के बाद आ सकते थे, जो लाइफ साइकिल, जो असल लाइफ साइकिल है, जो ग्रोथ स्टेज में लेट से हम जाएंगे, उसके कैश फ्लो इग्नोर हो जाएंगे। हमें लॉन्ग टर्म के प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट भी जो है वो शॉर्ट देखने की वजह से नुकसानदेह नजर आ रहे होंगे। और तीसरी बात हमने ये की कैपिटल अलाउंस का हिसाब किताब भी बिगड़ जाएगा। टैक्स सेविंग मिलती है, उसका हिसाब किताब भी बिगड़ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ, अप्लाई कर देंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब 4 साल में मसला है, 4 साल के बाद की वैल्यू निकालें कैसे? तो इन्होंने फिर क्या किया है कि भाई इसके लिए इन्होंने कांस्टेंट कैश फ्लो एज्यूम किए।
सही है, कांस्टेंट कैश फ्लो एज्यूम किया है, ट्रैक लायबिलिटी एक्सेल बात की एज्यूम की है। ये वर्किंग आप देख लेना। परपेचुटी अप्रोच, परपेचुटी किसे कहते हैं, व्हाट इज परपेचुटी? कैश फ्लो टिल इंफिनिटी, कैश फ्लो टिल इंफिनिटी, इनफाइनाइट तक के कैश फ्लो को परपेचुटी कहा जाता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो परपेचुटी के लिए इन्होंने दो वर्किंग कर दी है, ठीक है। और आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं जो मुझे बड़ी खुशी हुई, कुछ लोगों ने वर्ड यूज किया टर्मिनल वैल्यू का। अगर ग्रोथ रेट भी आ जाता है, लेट से ग्रोथ रेट याद आ रहा है, नेट कैश प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो इन नेक्स्ट ईयर। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से ये फॉर्मूला एक्सपायर हुआ है, मर्जर इक्वेशन वैल्यूएशन में हमने ये बहुत दफा यूज किया है, याद आ रहा है ये फॉर्मूला। अगर सवाल में गिरोथ है, अगर सवाल में इन्फ्लेशन है, तो आप इस तरीके से भी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आर बी क्लियर टिल दिस पॉइंट? मैं वर्किंग पे बात नहीं करूंगा क्योंकि सामने मेरे पास फिगर्स नहीं है। सवाल में मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्ट रखा था, सवाल में जो मेन कंटेंट है वो मैंने नहीं रखा था। अच्छा आगे चलते हैं जी। कमेंट ऑन हाउ द प्रोजेक्ट वुड अफेक्ट द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ प्ले को। भाई ये मुझे बताएं, ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे, छोटी छोटी बातें हैं यार, आगे बढ़ना है। अगेन मैंने इसी जगह क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को क्या फर्क पड़ता है आपके प्रोजेक्ट से? यार अगर पॉजिटिव एनपीवी होगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर की जायदाद बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर को बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा कस्टमर्स को क्या फायदा होगा कि यार अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा इसमें मैं एक बता देता हूँ कि यार ये सवाल में ना मैंने डेटा नहीं शेयर किया। इसमें ये था कि थोड़ा सा आप ना कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देख ले क्या कह रहा है ये। शेयर होल्डर को ये फायदा है कि उसकी वेल्थ बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर को ये फायदा है कि उसकी वेल्थ बढ़ जाएगी। वो पता है ना आपको कि एनपीवी जो होती है वो इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर होती है। कैसे वेल्थ बढ़ेगी? अच्छा इसका बहुत अच्छा जवाब है। इसका जवाब ये है कि क्या मैं कहता हूँ एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब है कि लेट से आपने इन्वेस्टमेंट की है संदेश 1000 की। अच्छा आसान करें संदेश, एक कंपनी है के इलेक्ट्रिक, चाहिए, और एक कंपनी है एंग्रो। क्या लगता है किस कंपनी के एनपीवी के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं? एंग्रो के एनपीवी के पॉजिटिव चांसेस ज्यादा हैं, या जो दूसरी तरफ जो है वो के इलेक्ट्रिक के एनपीवी के पॉजिटिव चांसेस ज्यादा हैं कोई भी नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड? क्या लगता है संदेश? एंग्रो के रहते हैं। तो मुझे बता दो एंग्रो की वैल्यू, बिल्कुल सही कहा फुरकान हमीद, सही कह रहे हैं कपिल, सही कह रहे हैं संदेश। तो क्या लगता है आपको कि एंग्रो की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? हाँ क्या लगता है? ये बिल्कुल सुना है। बहुत आसान करता हूँ बात को। आपने एक कारोबार शुरू किया, संदेश मेरी बात सुनना। संदेश आपने एक कारोबार शुरू किया, आपने उसमें अपनी स्टेटमेंट से पैसे जमा किए, लाख रुपए लगा दिए। अब एक अभी 3 महीने हुए हैं उस कारोबार को, सही है संदेश, सुनना मेरी बात। उस कारोबार में खुदा ना खास्ता आपको नुकसान हो गया 20,000 रुपए का। वो आपको सस्ता बेचना पड़ गया। सोलर पैनल, सोलर पैनल का नाम सुना है आपने? आजकल सोलर पैनल बहुत लग रहे हैं। सोलर पैनल का कारोबार आपने शुरू किया मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए से, मिसाल के तौर पे संदेश। अब हुआ ये सोलर पैनल के बारे में मैं आपको बताऊं आजकल क्या हो रहा है। सोलर पैनल की आजकल प्राइसेस गिर रही है, पता है ये बात आपको? सोलर पैनल आजकल सस्ता हो रहा है, मुझे बात समझ पता है आपको ये बात? तो सोलर पैनल जब ये सस्ता हो रहा है ना, तो अब आपने क्या किया, पहले से लेके रखा हुआ था, तो आपको अब जो है ना 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, नुकसान है, बेचना पड़ा, पैसे तो चाहिए ना, पैसे तो खुले करने हैं, कैश तो करना है। अब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो मुझे बताओ क्या कहते हैं संदेश, तुम्हारी वेल्थ कितनी हो गई अब? 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, 1 मिलियन रुपीज लगाए थे, और 2 लाख रुपए कम पे मैंने सोलर पैनल जो खरीदे थे बेच दिए, तो अब मेरी रिवाइज वेल्थ कितनी हो जाएगी? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब लॉस होता है तो मेरी वेल्थ कम हो जाती है, बिजनेस के अंदर स्टेक कम हो जाता है, मगर अगर ये लॉस नहीं होता, गेन होता। एनपीवी एक तरह का गेन है, एक तरह का फायदा है। अगर 2 लाख का गेन होता तो वेल्थ 12 लाख हो जाती। क्या ये बात समझ आई संदेश के वेल्थ कैसे बढ़ी? शेयर प्राइस किस केस में रिड्यूस होगी? 8 लाख वाले में रिड्यूस होगी या 12 लाख में रिड्यूस होगी? 8 लाख वाले में रिड्यूस होगी ना। अगर आपके शेयर होल्डर हैं लेट से, हाँ 8 लाख वाले में शेयर प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि लेट से आपके पहले 1000 शेयर थे या 1 लाख शेयर थे, चलो आसान करते हैं, 1 लाख शेयर आपने इशू किए हुए थे। 5 लाख आपके पास थे, 5 लाख आपके डायरेक्टर के पास थे, आपके दोस्त के पास थे जो आपका पार्टनर है उस कंपनी में।
अब 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 5 लाख, सॉरी, 50,000 शेयर आपके पास है, 50,000 शेयर आपके दोस्त के पास है, 2.5 लाख रुपए के शेयर हैं, तो इसका मतलब 10 रुपए शेयर प्राइस आ रही थी। अब अगर वैल्यू 8 लाख हो जाएगी तो शेयर तो वही 1 लाख पड़े हुए हैं, तो शेयर प्राइस 8 रुपए नहीं हो जाएगी। हाँ संदेश, 8 लाख की वैल्यू पे अगर मैं 1 लाख शेयर से डिवाइड करूँ, नंबर ऑफ शेयर तो उतने नहीं है, तो अब जो शेयर प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, वो 8 रुपए आएगी। तो मार्केट में इसका असर हो रहा होता है यार, मार्केट में इसका असर हो रहा होता है, मार्केट में न्यूज सर्कुलेट करी होती है। अगर अच्छा प्रोजेक्ट लगाया, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट लगाया, तो आपकी शेयर प्राइस जो है वो चेंज होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वेल्थ बढ़ रही है शेयर होल्डर की। और अगर खराब प्रोजेक्ट लगाया तो लोग उससे भागना शुरू कर देंगे, वेल्थ कम हो जाएगी। तो सोसाइटी को ये फायदा था। इस सवाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि आप रिसाइकल टायर यूज कर रहे थे, वो जो टाइकल है, टायर जो है वो उसको आप रिसाइकल कर रहे थे। जब टायर को आप रिसाइकल करेंगे तो टायर से जो जला के पॉइजनस गैस एमिट होती है वो नहीं होगी। ये बात आपको पता है कि जो टायर्स होते हैं इनके अंदर एक पॉइजनस गैस होती है, इनको जलाते हैं ना, कभी सुना है, कभी हड़ताल होती है, पहिया जाम हड़ताल होती है, या कहीं एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा होता है तो टायर जलाए जाते हैं। हाँ वाकई, नहीं सुना क्या कि टायर जला दिए, रोड बंद कर दिया, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई, वहां पे पानी पे एहतजाज हो रहा है या बिजली पे एहतजाज हो रहा है और टायर जलाए जा रहे हैं, तो टायर की बहुत खराब स्मेल होती है, इट्स नॉट गुड। बट अगर आप टायर को रिसाइकल करो, इस सवाल में ये तो टायर को रिसाइकल करो, फेंक नहीं रहे हो, तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा है। कस्टमर में परसीव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू इंक्रीज बिकॉज इट इज मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। आजकल इको फ्रेंडली का दौर है, इको फ्रेंडली का दौर है, एसी भी इको फ्रेंडली आ रहे हैं, तो जितना आप इको फ्रेंडली काम करेंगे उतना कस्टमर की नज़र में आपकी जो है इमेज बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बेनजीर के इंतकाल पे तो अल्लाह माफ करे सारे टायर जल गए थे, ऐसा लग रहा है। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सप्लायर्स, एग्जिस्टिंग सप्लायर्स ऑफ पार्टिकल विल लूज बिजनेस ऑल्दो दे विल रिसीव 150,000 अर्ली टर्मिनेशन फी। अगेन सिनेरियो से कनेक्ट किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये ड्रॉ थ्योरी वाला सवाल नहीं है, सिनेरियो से कनेक्ट किया है। कुछ लोग शायद पढ़ के ये समझेंगे कि ये ड्रॉ थ्योरी का सवाल है, जो कि गलत बात होगी, जो कि गलत बात होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर प्लेकॉम विल बिकम मोर अट्रैक्टिव टू ग्रीन चिप इन्वेस्टर, पॉसिबली मेकिंग फ्यूचर फाइनेंसिंग इजियर। ये ग्रीन चिप का मतलब समझते हैं? ग्रीन चिप इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती, जो पोल्यूशन से पाक होती है, जो पोल्यूशन नहीं करती। तो इन्वेस्टर जो है वो ऐसी कंपनी में ज्यादा पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका मतलब कंपनी जो है वो एथिकल है, इसका मतलब कंपनी जो है वो एथिकल है। बात समझ आती है? अच्छा, सेंसिटिव एनालिसिस पे मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है सेंसिटिव एनालिसिस क्या होता है, कि कितने से चेंज हो के हमारी एनपीवी जीरो हो जाए, कितने चेंज हो के हमारा बेनिफिट खत्म हो जाए, कितने चेंज हो के हमारा बेनिफिट एलिमिनेट हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। एनपीवी सेंसिटिव एनालिसिस की जो है वीकनेसेस हैं कि जी ये सिर्फ चेंज बताता है, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये कहता है आइसोलेट सिट्रस वेरिएबल अदर फैक्टर रिमेन सेम। आई थिंक ये मैंने किसी लेक्चर में ऑलरेडी वीकनेस से बात कर ली है, बट खैर वापस कर लेते हैं, हैमरिंग हो जाएगी। ये क्या कहता है जी, टाइम वैल्यू मनी इग्नोर हो रहा होता है कभी कभार। नहीं इसमें तो कंसिडर, सॉरी टाइम वैल्यू मनी क्या, टाइम वैल्यू मनी का मसला नहीं है इसमें, वो कुछ और जहन में आ रहा था। अच्छा और क्या था भाई कि ये भी कंफर्म नहीं है ना कि यार ये वाकई इस वजह से हुआ है, कि हमने कहा भाई लेट से 10% सेल कम हो जाएगी तो प्रोजेक्ट जीरो हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि खाली एक वक्त में एक फैक्टर इफेक्ट कर रहा हो, दूसरे फैक्टर भी एक वक्त में इफेक्ट कर रहे होते हैं कभी कभार, और उसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है जी, तो क्या लिखा हुआ था इसमें? बिल्कुल छापे ऐसा ही है कि कितने चेंज हो के हमारा बेनिफिट एलिमिनेट हो जाए। अच्छा आगे चलते हैं। एसिड रिप्लेसमेंट, आपको याद होगा रिवीजन भी और ऐसी बात है, एलसीएम टेक्निक होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान, सबसे पहली इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड टेक्निक भी होती है। इसमें जो है वो हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड में हम जो है वो परपेचुटी सॉरी एन्युटी फैक्टर डिवाइड करते हैं। ठीक है, और एल्स के मेथड में हम जो है वो एलसीएम निकालते हैं, फिर उतने साल को प्रोजेक्ट जो है वो लेके जाते हैं। 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 चक्कर लगाएंगे 12 पे ले जाएंगे, 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 3 चक्कर लगाएंगे 12 पे ले जाएंगे, इस तरह की बात। ठीक है। अच्छा, इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, आई थिंक मसला नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें बहुत सारी बातें रिपीटिशन भी है। रिपीटिशन वो वाली रिपीटिशन नहीं कि एक ही चीज़ 2 बार लिखी है किताब में, रिपीटिशन का मतलब है कि किताब देख के जो है। अच्छा, 1 मिनट, याद कर लें, ये अच्छा सवाल किया।
ये वीकनेस याद करनी पड़ेगी, मगर समझ लें, समझ के याद करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कैपिटल राशनिंग, कल बात हुई थी, सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग, हार्ड कैपिटल राशनिंग, बात हुई थी, याद आ रहा है? थोड़ा क्विकली क्विकली लेके चलते हैं। सॉफ्ट क्या होती है, जो हम अपनी वजह से करते हैं। मैनेजमेंट अपने ने रिलेक्टेंसी का जो है मुजाहिरा करी, पैसे बहुत है मगर खर्च करने में जान जा रही है मैनेजमेंट की। क्या वजह है उसकी? बहुत सारी वजूहत हो सकती है, कि हो सकता है कि बैड टाइम्स के लिए रखा हो सकता है उनको डर हो कि भाई मैं ज़्यादा फाइनेंस रेज करूंगा तो हमारी ओनरशिप चली जाएगी इक्विटी फाइनेंस इशू करने से, या ज़्यादा फाइनेंस रेज करूंगा डेट से तो ज़्यादा बातें माननी पड़ जाएंगी। या फिर ये होता है कभी सिक्योरिटी का इशू होता है। सिक्योरिटी मतलब ये कि वो चाह रहे हैं कि आगे की सेफ्टी हो जाए, आगे की सेफ्टी हो जाए। ये ना हो कि हम सारे पैसे बहा दें तो एंड में आगे जाके हमारे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं मैनेजमेंट में भी अनविलिंग टू, हाँ ये हो गई बात। और हार्ड क्या होती है कि आपको लोन ही कोई नहीं दे रहा, इतने बुरे हालात हो गए। पाकिस्तान की क्या कहेंगे, पाकिस्तान में फंड की शॉर्टेज है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग का सामना है या हार्ड कैपिटल राशनिंग का सामना है? पाकिस्तान भी कम नहीं है ना, अल्लाह माफ करे। चल रही है, चलती जा रही है। मैं और आप भी चलाएंगे इंशाल्लाह, चला भी रहे। जी बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में हार्ड है भाई। मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पैसे ही नहीं होते भाई। आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ बोलता है लोन नहीं देंगे, ये करो वो करो ये करो, फिर अब जाते हैं वापस से, वो कहते हैं अभी भी नहीं देंगे, जाओ चलो। ये बड़ा मसला है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, ये हॉट और सॉफ्ट का फर्क समझ आ गया। रिलैक्सेशन पे बात हो गई है कि भाई आप कैसे कर सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे क्या ये कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट को कैसे आप रिलैक्स कर सकते हो। आप ज्वाइंट वेंचर कर लो, किसी से ज्वाइंट वेंचर समझते हैं, किसी का पार्टनरशिप कर ली, बोला आइडिया मेरा है, स्किल्स मेरे हैं, सब चीज़ें मेरी हैं, मगर आपने जो है वो ये करना है, पैसा आपका हो। ज्वाइंट वेंचर कर लिया, पैसा उनका है जी और बाकी चीज़ें आपकी हैं। इसके अलावा लाइसेंसिंग कर ले, फ्रेंचाइजिंग कर ले, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। फ्रेंचाइजिंग समझते हैं कि आपको इतनी सारी ब्रांचेस खोलने की जरूरत नहीं है, आपने फ्रेंचाइज खोल दी। आजकल एक चीज़ का फ्रेंचाइज मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है यार, बड़ा कारोबार है इनका माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर बरकत देने वाला है और बरकत दे रहा है माशाल्लाह। मगर ये है कि इनकी कुछ चीज़ों में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो फ्रेंचाइजिंग से मेरे जहन में याद था, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया नहीं कि आजकल ना वो पराठे जो है कोयटा होटल पराठों का जो होता है, जो लच्छेदार होता है, आलमगीर होटल, क्या नाम है इसका, कोयटा आलमगीर होटल, इनकी बड़ी आजकल फ्रेंचाइजें खुल रही है, अल्लाह माफ करे। हाँ हाँ, वाकई मजाक नहीं कर रहा। अच्छा पहले मुझे लगा लोगों ने कॉपी कर लिया है, तो अभी आप देखेंगे उसने बोर्ड लगाया है प्रॉपर, उसके नीचे टीएम लिखा हुआ है, टीएम का नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि ट्रेडमार्क नंबर। मैं तो यही समझूंगा इसको, ट्रेडमार्क नंबर। अच्छा मैंने समझा कि शायद अलग अलग होगा, तो मैंने गौर से देखा तो सेम भी है। बल्कि मैंने ऐसा भी देखा आमने सामने आगे पीछे एक ही लाइन में तीन चार भी देखे। तो वो क्या कर रहा है जी मुझे नहीं पता, फ्रेंचाइजिंग कर रहा है क्या कर रहा है, खुद बैठ रहा है अपने रिश्तेदारों को बिठा रहा है, मगर बहरहाल बहुत तेजी से दे रहा है। अच्छा ये तो मैंने खैर थोड़ी फनी सी एग्जांपल दी। कबाबजीज का आप नाम देख रहे हैं, कबाबजीज का नाम सुना है आपने? तो कबाबजीज बेकर्स, कबाबजीज पिज्ज़ा, कबाबजी आजकल फ्राइड चिकन भी आ गया है खैर। तो माय पॉइंट इज कि वो भी अगेन आपको एक अच्छा सोर्स मिल जाता है कि आपको अपना पैसा लगाना नहीं पड़ता, आप अपने टर्म्स रखते हैं अपने जिसे कहते हैं सामने वाले बंदे के सामने, एंड फिर वो काम हो जाता है खैर। तो ये भी एक अच्छा ना का वो है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है शाफिर, रेवेन्यू फाइनेंस का मसला हल हो गया ना। कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है ना आपको, इतने सारे आउटलेट के लिए करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो जो है वो फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट कर लिया, अब पैसा जो है वो लगाएगा जिसने अपनी फ्रेंचाइज ले ली है। अच्छा इसके बाद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं पार्ट्स। क्या मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट आउट का? मतलब है कि आपने फेज वाइज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। आपने सारी चीजें इकट्ठी नहीं मंगवाई, पहले दिन मंगवा के नहीं रख ली, इसको फेज आउट कर दिया आहिस्ता 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 चीजों को। फिर उसके अलावा ये कह रहा है कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, वेंचर कैपिटल के पास चले जाएंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस के टॉपिक में आता है, डेट फाइनेंस ऑन एसेट, सिक्योर्ड एसेट्स पे चले जाएं, सेल और लीज बैक करके देख लीजिए, गवर्नमेंट ग्रांट एड पे काम कर लीजिए, और मोर इफेक्टिव कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये भी अगेन मैं समझता हूँ कि आपके पास ऑल्टरनेट, मगर अच्छा पेपर में सवाल आपको पता है डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा कि भाई ये बताओ कि क्या मसला है, आप बोलोगे रैशनिंग का सवाल है, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, फिर वो आपसे बोलता है इसके हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है, रास्ता क्या है। तो ये रास्ते आपको ध्यान में होने चाहिए। सर क्या ये हमें याद करने देखें, पहले समझें, समझ लेंगे तो याद करना आसान होगा, बहरहाल याद होना चाहिए क्योंकि कभी भी ये पूछा जा सकता है, मगर पहले आप समझेंगे फिर याद करेंगे, समझना बहुत जरूरी है। अच्छा मल्टीपीरियड कैपिटल राइटिंग क्या होता है आपको पता है जी?
मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग क्या होता है? जब एक से ज्यादा कौन पीरियड में पैसों का मसला हो। सही ना, जब एक से ज्यादा पीरियड में पैसों का मसला हो तो फिर उस केस में क्या होता है, मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग आ जाती है। ग्राफ वगैरह बनता है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। इकोनॉमिकल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये इस पर बात हो चुकी है। मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है सेकंड थ्योरी का सेशन, मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, और ये देख के जाइएगा, ये पेपर में नहीं आया हुआ। प्लीज ये देख के जाइएगा, ये आपके कोर्स में पेपर में नहीं आया हुआ। मैं आज इस पे बात नहीं करूंगा। वो जो मैंने आपको ग्रुप दिया उसमें मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ये ऑलरेडी कवर्ड है पास्ट में। मोंटी कार्लो सिमुलेशन भी कवर किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी कवर किया हुआ था। EIRR भी कवर किया हुआ। EIRR तो फिर बात हो रही है। सिंकिंग फंड्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्या बात हो रही थी? ये वो हमने पढ़ा है ना, इंस्टॉलमेंट बनाने वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वो है। ये यार, ये वो नहीं पढ़ा था हमने कि जैसे एसेट रिप्लेसमेंट में भी करते थे ना, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालते थे। ये उस तरह की कहानी है। ये उस तरह की कहानी है। अच्छा, ये एग्जांपल देख लें, एग्जांपल से बात समझाना चाह रहा हूँ। सिंकिंग फंड आप समझ लो, क्योंकि ये ना हो कि यार गड़बड़ हो जाए। ठीक है। अ मैन विशेस टू इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट्स सो दैट ही एक्यूमुलेट 5 लाख बाय द एंड ऑफ 10 years। ये बहुत उस तरह की एग्जांपल है यार, ये हल्का फुल्का फ्लेवर इसका हमने मनी मार्केट रजिम में भी देखा है कि एक बंदे को 5 मिलियन जमा करने 10 साल बाद तक के लिए। बहुत ही आसान है यार। ये सिंकिंग फंड देख लेंगे, एग्जाम पेपर में आ सकता है। अच्छा है, इसी बहाने सिंकिंग फंड की इलस्ट्रेशन भी डिस्कस हो रही है कि अगर एक बंदे को 5 लाख जमा करने 10 साल बाद, तो पहले तो स्टेप ये है कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको सिंकिंग फंड क्रिएट करने, सिंकिंग फंड पर सवाल आ जाता है, तो ऐसे डील होगा। पहले अपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली उस पूरे टर्म की। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? ये 50 लाख है एट द एंड ऑफ 10 years। डिवाइड बाई 10 नहीं करेंगे जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? सिंपल डिस्काउंटिंग करेंगे। एन्युटी उस वक्त लगती है जब कॉन्स्टेंट कैश फ्लो होते हैं 8 साल। यहाँ पे 8 साल नहीं है, यहाँ पे वन ऑफ बात हो रही है। तो आपने क्या किया, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाली। क्या रेट है जी? 6% रेट है, 1.06 की पावर 10। प्रेजेंट वैल्यू आ गई कितनी? 279197। अब ये वैल्यू आपने पूरी करनी है। ये वैल्यू पूरी करनी है 10 साल के दौरान। तो कितने पैसे हर साल डाले जाए? नहीं, डिवाइड बाई 10 नहीं करेंगे। आपको याद है कि इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है। जैसे IS के उसमें भी होता है ना, इसमें लीजिंग के IS में भी होता है ना। लीजिंग के IS में भी तो होता है कि हम इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2791। और एन्युटी फैक्टर 10 साल का कितना है जी? जी जी। कितने साल लाइफ है? 10 साल लाइफ है। इसका एन्युटी फैक्टर है 7.36। तो इंस्टॉलमेंट बन गई 379। ये अभी प्रूव करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी प्रूव करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मगर ये बात तय है कि जब आप ये इंस्टॉलमेंट अलग अलग करेंगे 10 साल बाद तक जमा होके जमा होके जमा होके जमा होके, अभी आप पैसे नहीं दे रहे, रिटर्न नहीं कर रहे, वापस नहीं कर रहे, जमा हो के ये 50 लाख बन जाएंगे। सर 50 लाख तो बनते नजर नहीं, 25 लाख, 50 लाख, हाँ।
वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, सिंकिंग फंड में बात हो गई, फिर इसके बाद क्या है, सिंकिंग फंड डिस्काउंट फैक्टर है, ठीक है, ये अब देख लेना। तो ये स्टेप्स यही लिखे हुए हैं इन्होंने। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट अप्रोच से भी आंसर वही आ रहा है। ऑल्टरनेट अप्रोच से भी आंसर वही आ रहा है। ये इसने ये किया है यार, ये प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया है, ये इसने फ्यूचर वैल्यू पे कैलकुलेट किया है। वो अप्रोच ज्यादा बेहतर है जो पहले पढ़ी थी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिशर रूल है, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, उसको डिटेल में लेक्चर में बात हुई है, बकायदा प्रूफ भी किया हुआ है। नॉन एनुअल डिस्काउंटिंग, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको मेरा? अगेन देखें, ये थ्योरी के नोट में इसलिए रख दिया गया है ताकि रिवीजन हो। तो जस्ट टेक इट एज अ रिवीजन एंड नोट एज वेल यार। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या था? 1 + ER की पावर n -1 इज इक्वल टू एनुअल रेट। मंथली से क्वार्टरली, क्वार्टरली से एनुअल, एनुअल से हाफ ईयरली, हाफ ईयरली से मंथली, ये सारी कहानियां हमने सीख ली हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सिमुलेशन में मैंने बताया ऑलरेडी डन हो चुका है, ये आप वीडियो पे मेरे देख लीजिएगा, पोर्टल पे भी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। मैं वापस शेयर कर दूंगा। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन ये ऑलरेडी करा दिया है जी। आई गेस ये भी पीछे कुछ बातें हमने कर ली थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं मॉन्टी कार्लो को हम देख लेते हैं उधर से। इलस्ट्रेशन भी कराइए। लीज और बोरो पे भाई गच्ची खुशी हुई, एग्जामिनर ने बहुत आसान कर लिया। लीज और बोरो पे देखिएगा प्लीज यार, लीज और बोरो पे सुनिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये लीज एंड सेल एंड लीज बैक एक चीज होती है, नाम सुना है इस पे, क्योंकि सवाल नहीं आया, आपको पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है, सेल और लीज बैक का क्या मतलब है? कि आपने बेचा बैंक को और वही एसेट वापस लीज पे ले ली। अरे ये क्या किया हमने? ये तो धोखा कर दिया बैंक से। नहीं, धोखा क्यों किया भाई? हमने बैंक को बोला हमारे हालात खराब है, आप एक काम करो हमारी गाड़ी खरीद लो। बैंक ने गाड़ी खरीद ली। अगले हफ्ते हम गए बैंक, वो गाड़ी क्या है? हमने कहा भाई गाड़ी तो जो है वो रखी हुई है। तो उसने कहा ठीक है जी, आप हमें वापस कर दो। हमने पहले गाड़ी बेची, बैंक को पैसे चाहिए थे। अब मसला ये, गाड़ी के पास गुजारा भी नहीं है, गाड़ी चाहिए भी है, तो हमने, तो बैंक ने हमें ऑफर किया कि इसको आप जो है वो लीज बैक करा लो। तो सीधे लीज बैक इज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और इस पे आपको जो है वो पहले सारे पैसे मिल जाते हैं, सही है, लेसोर को सेल कर दिया जाता है। और उसके बाद आपको जो है ना क्या कहते हैं, लेसी को बुलाया जाता है, लेसोर बुलाता है लेसी को, और म्यूचुअल कॉन्सेंट में बात जो है वो एग्री होती है। ठीक है जी। तो क्या बात हो रही थी कि सेल एंड लीज बैक, ठीक है, हो गया। अट्रैक्शन आ गई कि लेसर विल गेट कैपिटल। इसमें बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें आपको जो है वो फाइनेंस मिल जाता है, मगर चूंकि ये लीज है। अच्छा, ये सेल और लीज बैक प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, जो लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं जरा उनका भी इंटरेस्ट मिले मुझे। जो लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं मुझे बताएं, क्या लगता है ये कौन सी लीज है? ये फाइनेंस लीज लग रही है आपको, ये ऑपरेटिंग लीज लग रही है? हाँ भाई, फाइनेंस लीज लग रही है या ऑपरेटिंग लीज लग रही है? क्या होती है ये सेल और लीज बैक? पार्टिसिपेट करें यार प्लीज। सही कह रहे हैं अली, सही कह रहे हैं शाफे, सही कह रहे हैं फरजान, नहीं संदेश कुमार उल्टा कह रहे हैं, अबील सही कह रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस लीज होगी। इसीलिए 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 लेसोर इसका कैपिटल अलाउंस क्लेम करेगा, डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, लेसी नहीं करेगा। लेसी ने तो ट्रांसफर कर दिए थे पहले ही, रिस्क और रिवॉर्ड। वो अलग बात है कि लीज के चक्कर में उस एसेट के बारे में गुजारा नहीं था, प्रकव भी था हमारे पास, तो हमने कहा चलो ये यूज करो। अच्छा, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। लीजिंग का एडवांटेज क्या है जी? लेसी में नॉट हैव इनफ कैश, सही बात है, इसको पैसे मिल गए। फाइनेंस लीज चीपर देन अ बैंक लोन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, उसके दो प्रॉब्लम है। पहला तो मसला ये है कि लोन लेना एक्सपेंसिव है, कभी कभार आपको पता है इशू कॉस्ट लग जाती है, जो आपने एपीवी में देखी थी। एपीवी याद आ रहा है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, मैं एज्यूम करो पूरा कोर्स हमारा रिवाइज हुआ हुआ है। दूसरा मसला एक और ये आता है कि जब आप इस तरह की काम करते हैं तो आपको जो है वो बैंक लोन में कंडीशंस का सामना रहता है, याद करें। कुछ कंडीशंस लगाता है बैंक हमें।
ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऑडिट कराओ। हालांकि भाई ऑडिट कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है कि ऑडिट कराओ। नहीं जी, ऑडिट कराओ ऑडिटर से, मुझे अकाउंट्स प्रेजेंट करो, मेरी मर्जी के बगैर बोर्ड में बंदा हायर ना करो, मेरी मर्जी के बगैर कुछ ना करो। तो यार इतनी 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 सख्तियां लगा देते हैं वो, जिसकी वजह से वाकई में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है, कहानियां भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं। और लीज में सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरा का पूरा रेंटल पे टैक्स सेविंग है। ये बात याद आ रही है आपको? पूरे पूरे रेंटल पे टैक्स सेविंग है, ये याद आ रहा है? पूरा पूरा रेंटल टैक्सेबल हो जाए। ये लीज और बोरो में हमने पढ़ा है कि पूरे पूरे रेंटल पे टैक्स सेविंग लग जाती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल सही कहा, बैंक लोन में कोविनेंट होते हैं या कोविनेंट नहीं होते। तो लीज और बोरो में जो लीज का फायदा है वो आपको बताया जा रहा है कि पैसे नहीं है उसमें आपको फायदा हो जाएगा। तो ये चीपर है ये बैंक लोन से, और आपको टैक्स रिलीफ भी मिल जाता है। ये तीन एडवांटेजेस हो गए जो आपको पता होने चाहिए लीज और बोरो के। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि रॉ थ्योरी को भी इग्नोर करके नहीं जाइएगा। बिल्कुल, नंबर ऑफ यूनिट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ऑपरेटिंग लीज के और क्या एडवांटेज हैं कि ये आपको लाइबिलिटी में नहीं शो हो रहा होता। ठीक है ना, आपकी बैलेंस शीट भारी नहीं हो रही होती मामा खाएंगे। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। शॉर्टर पीरियड पे, अच्छा एक एक मैं क्लाइंट पे गया, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, जब मैं केपीएमजी में होता था, मैं क्लाइंट पे गया तो बड़ी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को नई नई गाड़ियां दी हुई। ठीक है, और बड़ी अच्छी पार्किंग में एक साथ खड़ी होती थी, बड़ा अच्छा लगता था उन गाड़ियों को देख के। अचानक एक दिन क्या हुआ कि हम ऑफिस आए, तुमने देखा कि भाई डिफरेंट तरह की गाड़ियां नजर आ रही हैं, डिफरेंट गाड़ी नजर, डिफरेंट मॉडल नजर आ रहा है। मतलब अब मेरे ध्यान में आया कि यार ये नई गाड़ियां इन्होंने क्या किया, रातों रात नई गाड़ियां जो है पुरानी वाली नई गाड़ियां बेच दी और नई गाड़ियां एक साथ ले ली। नया मॉडल की गाड़ी आई थी, सिविक आई थी, क्या आई थी, तो देखा वो पुराने मॉडल की गाड़ी से रिप्लेस कर दिया नए मॉडल को। अब आप मुझे बताएं ये फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल है? क्या ये फैसिलिटी आप जब अपना एसेट खरीदते हैं आसानी से अवेलेबल है? नहीं यार, आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अपनी गाड़ी बेचना, उसके बाद नई गाड़ी लेना, इट इज अ लेंदी प्रोसेस एंड हेक्टिक प्रोसेस एज वेल। मगर अगर आपने ऑपरेटिंग लीज में लिया हुआ है तो कितना आसान है। आपने लीज वाले को बोला यार एक काम करो, मेरा ये वाला जो लीज एग्रीमेंट है ना, ये अगले महीने से नहीं करना, अगले महीने मेरा अपग्रेड कर दो, मुझे अब ये गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी चेंज करना भी आसान है, किसमें? ऑपरेटिंग लीज में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन यहाँ हो। फाइनेंस लीज में मसला आ सकता है, फाइनेंस लीज में मसला ये आ सकता है कि फाइनेंस लीज में मसला आ सकता है, सही है। मगर ऑपरेटिंग लीज में, फाइनेंस लीज में मसला ये आ सकता है कि हो सकता है कुछ कुछ पेनल्टी क्लॉज हो कि आपने अगर एग्रीमेंट चेंज किया तो ये करना होगा, वो करना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि ये बैलेंस शीट में नजर भी नहीं आता था बोझ, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। और आउट ऑफ डेट अगर हो जाता है तो टेंशन की बात नहीं है। आउट ऑफ डेट हो जाएगा तो इसको इसको चेंज करना भी आसान है। ये ऑपरेटिंग लीज के एग्रीमेंट्स को चेंज करना भी आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी निस्बतन ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको मैं ऐसे कहूँ। ठीक है जी, बैलेंसिंग डिसीजन है, और ये बात हमने कर ली कि इसका वो होता है। ठीक है, ये हमने पूरा स्केच बनाया हुआ है, आपकी आसानी के लिए किताब से भी ले लिया है कंटेंट। अच्छा जी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, बेंचमार्किंग, रिसोर्स कॉम्पिटेंस। ये यार ये आई गेस हमने थ्योरी में कवर किया हुआ है। नहीं नजर आएगा तो मैं एसकेएम का लेक्चर आपसे शेयर कर लूंगा, ये मैंने आपको बताया था हमारे कोर्स में है, सीरियसली स्पीकिंग कोर्स में है, आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। और एमएसडब्ल्यू में तो ठीक ठाक आता है ये। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये इस पे मैंने आई थिंक वीडियो पे बात कर ली है लास्ट, उसमें नहीं होगी तो मैं एसपीएम से निकाल के आपको दे दूंगा, तो हम अपना टाइम फिलहाल बचा लेते हैं। अच्छा ये जरा देखिएगा, केपीआईज, एफपीआई सॉरी, फाइनेंशियल, अच्छा बल्कि ये भी उसी से रिलेटेड है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, अब ये तो लग रहा है सी फैप 3। हाँ भाई एग्री करेंगे, असेसमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, ये बीएफडी की स्ट्रेट टैक्स से लिया गया, आपको पता होगा कि कंटेंट ही स्ट्रेट टैक्स का। अच्छा एक मिनट के लिए जरा, एक मिनट के लिए इसको पढ़े में बात करते हैं, एक मिनट। अच्छा ये छोटा सा एरिया है, इसको भी देख लेते हैं। बीएफडी से रिलेटेड तो डायरेक्टली नहीं है, मगर चूंकि हमारी स्ट्रेट टैक्स से मौजूद है और हमारे सिलेबस से मौजूद है,
तो बिल्कुल हमें इस पर बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल एसपीएम से रिलेटेड है, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद एसपीएम की किताब में भी आपको यही वर्डिंग नजर आएगी। खैर, अच्छा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। ये हमसे कह रहे हैं कि भाई द बेसिस ऑफ एसेसिंग बिजनेस स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को एसेस करने के लिए तीन चीज़ें देखी जाती हैं: सुटेबल है, फीजिबल है, एक्सेप्टेबल है। मैं बहुत शॉर्ट लेके चला हूँ, इवन तो ये हमारे यहाँ एसपीएम में सर हाफिज आरिफ जिसको लेके चल रहे होते हैं इस एरिया को, मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट और बाकी जो उसके अलावा मॉडल्स वगैरह की थ्योरी हैं वो सारी देख रहा होता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें ज़्यादा आ रही होती है। और ये वाला एरिया सर देख रहे होते हैं, बट फिर भी इससे बात कर सकते हैं कि बेसिस ऑफ बेस स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी इवेलुएट होती है सुटेबिलिटी पे, एक्सेप्टेबिलिटी पे और फीजिबिलिटी। सुटेबल का मतलब है कि क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर रहा है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। सुटेबल का मतलब ये है कि क्या ये, अभी मैं एग्जांपल दूँ आपको कि यार ये आप देखें ना, अल्लाह माफ करे, मतलब ये इनकी जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अभी जो बाइकआउट की हालात चल रहे हैं, बाइकआउट की स्ट्रेटेजी चल रही है, तो सही है, तो इसकी वजह से अभी लोग आप क्या कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा लोकल ब्रांड अपनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं। सही है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी। बहुत अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी, कबाबजी फ्राइड चिकन। सही में कबाबजी की फ्राइड चिकन आप देखें तो केएफसी को बिल्कुल उसने सही टक्कर दी हुई है। तो ये जो उनकी स्ट्रेटजी है कि यार वो हर वो आउटलेट ऐसी जगह खोल लें, आपने शायद नोट किया हो नहीं किया हो पता नहीं, कि कबाबजीज का आउटलेट अक्सर उस जगह पे ज़्यादा नजर आएगा उसके आसपास जहाँ पे केएफसी का आउटलेट होगा। आप शहर बैतूल उठा के देख लें, आप जो है डिफेंस उठा के देख लें, आप मोहाली सोसाइटी पे देख लें। मोहाली सोसाइटी पे आई डोंट नो आपने अगर देखा है, केबीज के बराबर में कबाबजीज है, केबीज के बिल्कुल बराबर, और कबाबजीज के बिल्कुल अपोजिट जो है वो केएफसी। आई डोंट नो ये आपने नोट किया नहीं किया, तो ये इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी बन गई है कि यार जहाँ जहाँ केएफसी खुला हुआ है ना उसी के आसपास कबाबजी खोल दो, कबाबजी फ्राइड चिकन। और आई डोंट नो आपने नोट किया नहीं किया, कबाबजी फ्राइड चिकन, कबाबजी फ्राइड चिकन, ये उन्होंने अभी इतनी स्ट्रेटजी बना दी है कि हमें केएफसी को काउंटर करना है। और अगर आप गौर करें कभी आप कबाबजी फ्राइड चिकन को वो देखेंगे ना, तो उन्होंने के एफ और सी को रेड से हाईलाइट किया हुआ है, रेड से हाईलाइट किया हुआ है। किसी ने नोट किया ये? मतलब एक स्ट्रेटजी उनकी ये बन गई है कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि यार हमने ना इसको फुल, जिसे कहते हैं ना कि काउंटर करना है। तो दिस इज ऑल्सो, अब ये क्या है स्ट्रेटजी इनकी, इनकी जो स्ट्रेटजी है ये सरकमस्टेंसेज और सिचुएशन के हिसाब से ओके है, बिल्कुल है। क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर रही है? बिल्कुल कर रही है। एक्सेप्टेबिलिटी, क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। कि लोगों को भी जाहिर सी बात है, चूंकि लोग बाइकआउट की फिजा में हैं, तो उनको ये बात समझ आ रही है कि ठीक है यार, हम केएफसी खाने जाते थे, अब कोई बात नहीं, हम उसी एरिया में जाएंगे, उसी आउटलेट की तरफ जाएंगे, मगर हम उस आउटलेट के बराबर या उस आउटलेट के सामने जो दूसरा आउटलेट होगा कबाबजी फ्राइड चिकन का, वहाँ चले जाएंगे। और फीजिबिलिटी का मतलब क्या है? फीजिबिलिटी का मतलब है कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि हर जगह हम वही जगह आउटलेट खोले? मुश्किल होती है, मगर कर लेते हैं। महंगे पैसे कहीं बहुत सारी जगहों पे इनको देने पड़ते होंगे, मगर ये कर लेते हैं। मैंने प्रैक्टिकल भी है ये बात कि हाँ यार ठीक है, हम खोल लेते हैं, कोई मसला नहीं, इतनी मुश्किल बात नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, मगर ये काम हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? इंक्लूडेड विद एन असेसमेंट ऑफ acceptability or feasibility should be a financial analysis of the proposed strategy. The strategy might be suitable and they might succeed in achieving the business objective. However, if the expected financial return is low and the strategy could only be implemented at a loss, it should not be undertaken. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बीएफडी से कनेक्ट कैसे किया उन्होंने? बीएफडी ने कनेक्ट कैसे किया कि यार आपने स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी बनाई है, बट अगर लॉस आ रहे हैं ना तो इस स्ट्रेटजी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है? वैसे मैं आप लोगों से ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, मतलब यार देखें, वही बिजनेस नॉलेज भी होनी चाहिए ना। ये इतने सारे इन्होंने कबाबजी वालों ने आउटलेट खोले हुए हैं, कबाबजी पिज्जा के नाम से, कबाबजी बेकर्स के नाम से, कबाबजी फ्राइड चिकन के नाम से, आपको क्या लगता है क्या सारे के सारे आउटलेट इनके प्रॉफिटेबल होंगे? हाँ, येस और नो, क्या लगता है आप? बाकी लोग भी जरा पार्टिसिपेट करें ना यार। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, आपने भी नोट किया होगा, बहुत सारे आउटलेट तो खाली रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी जगहों में रश है, और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये बुरा काम नहीं कर रहे, ओवरऑल ये पैसे बना रहे होंगे, मगर इतने पैसे नहीं बना रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जहाँ पैसे बना रहे हैं और उससे ज़्यादा कई जगहों में ये पैसे कमा रहे हैं, तो अल्टीमेटली नेट में इनको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेविंग नहीं होती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो है ना स्ट्रैटेजी का, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यार आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें लॉस होना शुरू हो जाए, लॉस होना शुरू हो जाए। तो ऐसी स्ट्रेटजी अगर कोई लॉस आ रहा है तो शॉर्ट नॉट बी अंडरटेकन, ठीक है।
फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कंसिडर करने के लिए डीसीएफ एनालिसिस आ जाता है। डीसीएफ किसे कहते हैं जी? डीसीएफ का मतलब है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। डीसीएफ का क्या मतलब है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो कहने का मतलब है कि जब हम एफपीएम में पढ़ते हैं कि स्ट्रेटजी सुटेबल किसे कहते हैं, एक्सेप्टेबल किसे कहते हैं, फीजिबल किसे कहते हैं, तो वहां पे ये बात भी आ गई कि यार आपको फाइनेंशियल रिटर्न भी देखना पड़ेगा इन तीन के बाद, तो जाके आपकी स्ट्रेटजी ओके है नहीं है इस पे बात होगी। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर सुटेबल बता दिया इन्होंने, सुटेबल है। अब हम इसको बीएफटी से कनेक्ट करें तो सुटेबल उस वक्त होगी जब ये एनपीवी में पॉजिटिव आएगा। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये उससे अलाइन हो जाएगा। यही पढ़ा था ना हमने कि वो अलाइन होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव से। सुटेबल उसी वक्त होगी। तो एनपीवी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव है तो हमारा अलाइन हो जाएगा कि हाँ यार अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो पैसे बनाना था। If the purpose of the strategy is to improve performance in the key area, it is necessary to assess whether the strategy will achieve this. This might involve recalculating performance. अच्छा एक और चीज ऐसी होती है, कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिससे आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, जिससे आपको रुपीज नहीं मिल रहे होते, जिससे आपको फाइनेंशियल क्वांटिफिकेशन नहीं मिल रही होती, मगर आपको इनडायरेक्टली फायदा हो रहा था। इनडायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही होती है। लेट से मिसाल के तौर पर हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने हर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करानी है। हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज होने चाहिए, हम अनट्रेंड एम्प्लॉयज के साथ काम ही नहीं करेंगे। और अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी ट्रेनिंग कम है तो हम उसकी ट्रेनिंग पे काम करेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी है। अब सवाल क्या ये सुटेबल है? ये सुटेबल ये है बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है? क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है जी। So this might involve recalculating performance measures to include the effects of the proposal and comparing these to previous figures and targets. ठीक है जी। और एक्सेप्टेबल माइट। अच्छा एक और चीज है कि रिस्की भी बहुत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रिस्की है तो कुछ स्टेक होल्डर इसके आड़े आ जाएंगे। फीजिबिलिटी का क्या मतलब बताया था आपके कि काम करिए नहीं करेगी, या फिर इसमें जजमेंट चाहिए? क्या अगर इतना फाइनेंस है, क्या आपके पास वो क्वालिटी मौजूद है स्टाफ की हो या प्रोडक्ट की हो? सही है। क्या आपका उतनी मार्केटिंग मौजूद है नहीं है? क्या आपका उतने एम्प्लॉयज हैं या नहीं है? क्या अगर इतने रॉ मटेरियल है या नहीं है? क्या आपका आईटी सिस्टम सपोर्ट करता है नहीं करता? इनफ सफिशिएंट आईटी है नहीं है? ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि अगर डाउट्स हैं तो फिर आप सेलेक्ट ना करो। ठीक है। अच्छा हाँ, फाइनेंशियल एंगल से इसको कहा जा रहा है कि आपको ये देखना चाहिए, आपको ये बात देखनी चाहिए। वो क्या देखनी चाहिए? आपको ये बात देखनी चाहिए कि भैया कि क्या आरओआई सही आ रहा है नहीं आ रहा। आरओआई कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो एआरआर कहते हैं हम। एआरआर टेक्निक याद आ रहा है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। क्या आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लें, और शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब लेके आप करिएगा। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी एक्सेप्टेबल कब होगी? जब शेयर होल्डर सारे एक्सेप्टेबल हो, उनके लिए सब शेयर होल्डर इससे एग्री कर जाएं, किसी शेयर होल्डर को मसला ना हो। मेजर शेयर होल्डर इसमें आपको पता है कौन है? बिल्कुल प्रोजेक्ट अप्रेजल के साथ ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। फाइन, ये ना हो कि वहां पे बंदा बोले यार स्ट्रेटजी का तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। नहीं, ये आप 2 पेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप खुद से ही पढ़ेंगे ना तो आपका और अच्छा होगा कॉन्सेप्ट। आपको याद है कि वो हमने इस तरह की बातें की हुई पोर्टफोलियो थ्योरी में कि रिटर्न और रिस्क मैच होने चाहिए, रिटर्न और रिस्क मैच होने चाहिए। तो एक्सेप्टेबल उसी वक्त होगा जब रिटर्न और रिस्क मैच होगा। आपको याद है हमने मर्जर इक्वेशन में पढ़ा होता है कि क्या हम ये एक्वायर करें ना करें, क्या हम ये कंपनी एक्वायर करें ना करें, तो हम वहां पे एक फैसला करते थे वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, न्यू वेल्थ माइनस होल्ड वेल्थ करके देखते थे। याद करें, ये बात याद आ रही है? न्यू वेल्थ माइनस होल्ड वेल्थ इसीलिए करके देखते थे कि यार अगर नहीं हो रहा तो फिर गड़बड़ है। इसी तरह आपने पोर्टफोलियो थ्योरी में पढ़ा हुआ है अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू याद आ रहा है? रिक्वायर्ड रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न से मैच करते थे। रिक्वायर्ड रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न से मैच करते थे। क्या चेक करते थे? क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है? शेयर होल्डर को अपने वेल्थ से मतलब है, शेयर होल्डर को अपने वेल्थ से मतलब है। अगर शेयर होल्डर को गेन नहीं मिलेगा वो रिजेक्ट कर देगा। आपको पता नहीं याद आ रहा है नहीं आ रहा? एक सवाल था ओलिवीन के नाम से, मर्जर इक्वेशन में एक सवाल था, होलीवीन और हेलीड के नाम से सवाल था। ओलिविन और हेलिड के नाम से सवाल था, जो एसी से पी4 का सवाल था, मगर मैंने अपनी किताब में भी रखा और क्लास में भी करवाया हुआ है। किसी को याद है? ओलिविन और हेलिड के नाम से एसीजे का सवाल था, जहां पे वो कह रहा था कि जी अपने शेयर अपने शेयर ज्यादा दे रहा था, सामने वाले का कम दे रहा था, तो उल्टा लॉस हो गया था। यानी कि उसमें ये हुआ था कि ओवरऑल गेन जो आ रहा था वो कम था, और टारगेट कंपनी को गेन ज्यादा दे रहे थे। जो एक्वायरर था उसको उल्टा लॉस आ रहा था।
जो एक्वायर था उसका उल्टा, उसमें उल्टा उल्टा इसको लॉस आया था, तो हमने कहा था ये एक्सेप्टेबल नहीं है, शेयर होल्डर कभी नुकसान में काम ही नहीं करना चाहता यार। मेरी बात समझ आ रही? शेयर होल्डर नुकसान पे काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आपको जब भी एक्सेप्टेबिलिटी देखनी होगी तो ये देखना होगा कि क्या यार हमारे रिस्क और रिटर्न मैच कर रहे नहीं कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या वाकई उसको रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं मिला उसको तो वो रिजेक्ट कर देगा। शेयर होल्डर है ना, पावर है उसके पास। इन्वेस्टर माइट रिगार्ड स्ट्रेटजी अनएक्सेप्टेबल इफ दे एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। अच्छा, ये भी बड़ा मसला आता है कि जब पैसे बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं तो भी प्रैक्टिकली हमने देखा है कि एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो वाली बात अभी किसने की थी, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, के अगर आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया अरबों रुपए का और आपके उसके बाद पैसे नहीं बचे और खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया तो कंपनी डूब जाएगी। वो ये पूरी कंपनी को लेके डूबेगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट में बड़ा फायदा तो होता है मगर नुकसान ही बड़ा ही होता है। सही है ना? अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं मैं क्या करूं, तो भाई उसमें नुकसान ही बड़ा होने का, अल्लाह ना करे खुद, और अगर हुआ तो रिस्क होता है। तो ज्यादातर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंगल से ऐसी शेयर ऐसे ही जो है वो नहीं किया जाता। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर एंड इन्वेस्टर माइट कंसीडर स्ट्रेटजी अनएक्सेप्टेबल इफ द रिगार्ड इज अनएथिकल। अनएथिकल को भी हम नहीं करते, इससे बकायदा पूरा आपको पता है केस स्टडी मौजूद है, एसपीएम में भी मौजूद है और एमएसएडू में भी डिटेल आता है। बीएफडी में ऐसी कोई बात केस स्टडी की नहीं, एथिक्स की नहीं होती। ठीक है, तो प्लीज यार ये अलाइन, ये 2 पेजेस में ये बताया जा रहा है कि जो आप एसपीएम में स्ट्रेटजी को पढ़ते हो तो उसको आप अपने बीएफडी के कॉन्सेप्ट के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं। ये बैक का स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस हुआ है हमारे। सही है, एडवांटेजेस क्या हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के, इस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। लिमिटेशन क्या है, इस पे भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। ग्रोथ रेट कैसे एस्टिमेट करते हैं ये हमने देख लिया था। कि हमें आता है यार, ये मसला तो नहीं है ना भाई, ये बुक सी एग्जाम्पल है। तो मैंने कहा था थ्योरी का समझो, ये नहीं है कि फुल थ्योरी है इसमें, इसमें रिविजन भी है। आप गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या शो करता है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी लेक्चर में की हुई है। सीएपीएम, सीएपीएम की थ्योरी आपके सामने आ रही है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, अनसिस्टमैटिक को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं अगर कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आई थिंक दिस इज यूजुअल हैंड आउट जो हमारी ऑलरेडी किताबें मौजूद होता है। देखें, मुझे बताएं, ये मैं 33 पेज पे आ गया हूँ विद इन फ्यू मिनट्स, तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? हाँ, रिवीजन हो रहा है, मुझे थोड़ा स्पीड से भी चल रहा हूँ। मगर मुझे एक बात बताएं, क्या 113 पेजेस का हैंड आउट है, 33 पेजेस पे हम पहुंच गए हैं, अब क्या लगता है? हम्म, पकड़ लेंगे ना यार टेक्निक? रिवीजन खाली 113 पेजेस को घोल के पीना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई कोशिश करें कि आप अप्रोच देख लें कि थ्योरी को कवर कैसे करना है, आप जड़ पकड़ लें इसकी, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, रीजनेबल एट मैक्सिमम थ्योरी और ऑल थ्योरी, यार मैक्सिमम थ्योरी है ये। ऑल इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि पता नहीं कुछ और, मगर मैंने इसमें आई कैप का स्टेटस कंसिडर कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। हमारी किताब की थ्योरी जो हर चैप्टर के शुरू में होती है और आई कैप की थ्योरी, वो दोनों इसमें मौजूद है, वो दोनों इसमें मौजूद है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ये हो गई बात कन्वर्टेबल डेट क्या होता है, इसके नोट्स हमने देख लिए हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है। आई थिंक ये मैं नॉर्मल लेक्चर में ही कवर करा चुका हूँ, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑलरेडी आपके पास सब मौजूद है, रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अल्फा वैल्यू क्या होती है, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, यार ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है यार। अनसिस्टमेटिक क्या होता था, स्पेसिफिक टू एंटिटी होता था, सनोफी एवेंटिस से रिलेटेड अगर कोई रिस्क है तो वो अनसिस्टमेटिक है। जो जाहिर जाहिर सी तो शायद एबर्ट का रिस्क ना हो, शायद एंग्रो का रिस्क ना हो। आप मेरी बात समझे ना? ठीक है, बात समझ आ रही है। ये पूरी थ्योरी बड़ी काम की है, मजेदार थ्योरी। अल्फा वैल्यू क्या होती है, वी नो इट वेरी वेल। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीएपीएम।
तो ये सारी बात। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये यहाँ पे आ गया 40 पे आ गया अब तो, इसी ना क्या है आगे, पोर्टफोलियो थ्योरी की है, एपीवी के लिमिटेशन वगैरह, फॉर्मेट्स वगैरह आ गए, फॉर्मेट वगैरह भी आ गए, देख रहे हैं एपीवी क्यों यूज होता है वो भी आ गया। जी जी, बात समझ आ रही है। अच्छा अब एक काम करते हैं, तो अच्छा एक दफ़ा मैं रिवाइज कर लेता हूँ, ये हैंड आउट करके आप करेंगे क्या, क्या बात हुई थी हमारी कल। हम्म, क्या बात हुई थी, ये हैंड आउट करके हमें करना क्या है, डायरेक्ट पास पेपर पे जाना है। नहीं 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 फरदाम, डायरेक्ट नहीं जाना है जनाब। हाँ भाई क्या बात हुई थी, एक मिनट, मैं बिल्कुल शुरू का निकालना चाह रहा हूँ, ये हैंड आउट पूरा इसमें पास पेपर मौजूद है, सही से सोल्यूशन नहीं मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यार ये मुझे ये फील हो रहा है कि मैं थ्योरी का हैंड आउट कवर करा रहा हूँ और आप मजे से कवर भी कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि हम कुछ नोट ही नहीं कर रहे, हम कुछ नोट ही नहीं कर रहे। ये देख, हमने आपसे कहा था थ्योरी के लिए आपको थ्योरी पढ़नी है, जो मैंने आज हैंड आउट आपको पढ़ाना भी शुरू कर दिया, थोड़ा मुझे हाथ पकड़ के चलाना सिखाना था आपको, वो मैंने शुरू कर दी। उसके बाद हमने कहा था कि मेक योर ओन नोट्स, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हाईलाइट कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम हाईलाइट कर पा रहे हैं। अच्छा अभी हाईलाइट हो भी नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा था जो पहली बार हम हैंडआउट पढ़ेंगे बहुत स्लो स्लो स्कैन करके पढ़े, कॉन्फिडेंस आगे बढ़े। अच्छा ये हैंडआउट की समझो मैंने 1 घंटे में कुछ बातें आपको डिस्कस भी कर ली, कुछ बातें मैंने सिखा भी दी, मगर इससे एक मैसेज क्या मिल रहा है, एक मैसेज ये मिल रहा है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। ये हैंडआउट इतना बड़ा नहीं है, दिखने से बड़ा लग रहा है मगर ये इतना बड़ा हैंडआउट नहीं है। दूसरा इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि फॉर्मेट्स वगैरह भी अवेलेबल है। बाकी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा इसका भी एक और छोटा वर्जन निकाल दूं इंशाल्लाह। प्रॉमिस नहीं करता अगर टाइम मिला तो, मगर बहरहाल अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद नोट बना लें या कम से कम हाईलाइट कर लें, यार ये जरूर करें। बहुत सुकून से पढ़ने का है ये, मैं साथ साथ तो पढ़ा रहा हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि उसमें वो बात नहीं आ रही है कि आप साथ साथ हाईलाइट भी कर रहे हो और नोट भी कर रहे हो, वो नहीं हो पा रहा। तो ये आपको खुद करना चाहिए, बट खैर स्टिल एक शक्ल दिखानी जरूरी थी, मैंने दिखा दी। दूसरा मैं कोशिश करूंगा कि और समराइज हैंडआउट अगर बन जा रहा है, इसमें फॉर्मेट्स वगैरह भी मैं रिमूव कर दूँ, अगर लेट से आप कहते हो नहीं यार फॉर्मेट का मसला नहीं है, फॉर्मेट मुझे आते हैं, तो मे भी जिसे कहते हैं एक नया वर्जन बन सकता है। अच्छा तीसरे नंबर पे क्या है, लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिर उसके बाद आपने पास पेपर के एंडनोट पे जाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कल दिखाया। और ये पूरा एंडनोट अलहमदुलिल्लाह ये 97 पेजेस का अवेलेबल है, विंटर 26 तक। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, ठीक है, कि आपने क्या करना है कि सेशनल सोल्यूशन से इसको मैच करना है और मिसिंग पॉइंट को लिखना है। ये हैबिट आपने बना ली। मैं कल एमएससी2 के ऑप्शन में भी बात कर रहा था कि मसला पता है क्या है, कि हमारा वेस्ट हो जाता है बहुत सारा एफर्ट, हमारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है यार। हम एफर्ट वेस्ट कैसे करते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं पता है, मगर हमें याद ही नहीं होता कि हमने गलती क्या की थी। फिर पेपर में बैठते हैं तो याद आता है ये गलती, अगर पहले आपने ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया होता है, मॉक टाइप किया होता है, तो आपको याद आता है यार ये गलती तो पहले भी हुई थी। तो कहने का मतलब है कि गलतियां जो है ना, ये समझो ये एक तरह की ब्लेसिंग एंड डिसगाइज है कि आपको अभी पता चल रही है। कहीं ये डॉक्यूमेंट हो जाएंगी, नोट हो जाएंगी ना, तो बड़ा फायदा होगा। इसीलिए कल मैंने मिस्टेक लॉग की बात की थी, ये मैंने कहा था यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। मॉक इंशाल्लाह मैं बीएफडी का कर रहा हूँ कंडक्ट, और ये इंशाल्लाह मॉक होगा सैटरडे वाले दिन। ऑनलाइन ही रखेंगे ऑब्वियसली, फिजिकल मुझे पता है आप लोग के लिए पेपर से पहले आना मुश्किल है। सैटरडे 18 मई 2024, और वाकई में मॉक रख रहा हूँ, और मॉक होगा, मॉक तो होगा, ठीक है। 18 मई 2024, ये मैं आज अपने ग्रुप में रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ताकि ये कि वो मुझे, मैंने पहले 12 मई की थी, 12 मई आज है। 12 मई काफ़ी पहले मैंने अनाउंस किया था, लास्ट से लास्ट मंथ आई गेस, बट आई गेस 12 मई वॉज टू अर्ली, बट 18 मई इज फाइनल, फाइनल, ठीक है। तो यार प्लीज़ इस अप्रोच को फॉलो करें थ्योरी के लिए, मेरी किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो मुझे अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। और बाकी ये कि यार मैसेज यही है कि थ्योरी को, अच्छा देखें ये भी मैं ज़रूरी है कि ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि भाई सर ने थ्योरी 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 इतना बोल दिया है कि प्रैक्टिस छोड़ देनी है। देखिए प्रैक्टिस में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिस है हमारे लेक्चर में भी मेजोरिटी प्रैक्टिस ही होती है ना यार।
आप भी जब पढ़ने बैठते हैं तो प्रैक्टिस ही करते हैं, रिवीजन करते हैं तो भी प्रैक्टिस ही करते हैं। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, मैंने ना कल बात की थी ना आज बात की, क्योंकि वो मुझे पता है वो हो रही है, वो हो रही है। वो आप मरे से मरा भी कोई बहुत खराब भी पढ़ने वाला बच्चा होगा वो टाइम निकाल लेगा। मसला आता है थ्योरी का। ठीक है, अच्छा, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम्स, ये एक लास्ट एजेंडा है बिल्कुल। ये कल इससे बात नहीं हुई थी, ये करके हम इस एजेंडे को एंड करते हैं। यार ये ना एक छोटा सा टेबल आपको पेपर में बनाना चाहिए। हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम, ये सुन लें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी एक, और मैं आज इस सेशन में बात करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, अवेलेबल टाइम। अच्छा, अब जरा देखिएगा प्लीज, आपने पेपर का पहला सवाल शुरू किया। या ये टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको, बीएफडी में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, थ्योरी में बहुत हेल्प, ये क्या कहते हैं, उसमें बहुत हेल्प करेगी इंशाल्लाह पेपर में। आप देखें जरा, ये इधर भी हेल्प करेगी और आगे पेपर में भी हेल्प कर सकती है। आपने पहला सवाल शुरू किया, आपको पता है कि यार 180 मिनट्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, रीडिंग टाइम को साइड में कर दें और 100 मार्क्स का पेपर है। अच्छा, हमारे जहन में ये चलता है कि 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट, मगर ये धोखा है। ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया हुआ है कि ये धोखा है। 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट, ये पॉसिबल नहीं हो पाता पेपर में, और ये हर वक्त आपके लिए ये अवेलेबल भी नहीं है, ये एप्लीकेबल भी नहीं है। क्या मतलब वो, इस बात का भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ। आपने पहला सवाल शुरू किया, लेट से पहला सवाल है आपका 15 मार्क, 15 मार्क का सवाल है, तो आपके पास जो टाइम है 15 × 1.8 कर लेंगे, 27 मिनट्स है। मगर मुझे आप ईमानदारी से बताइएगा, जब आप पहला सवाल शुरू करते हैं, अच्छा पेपर टेक्निक की बात कर लेना, पहले वो सवाल करना चाहिए आपको जो सबसे अच्छा आता है। भले वो क्वेश्चन नंबर 5 ही क्यों ना हो, भले वो क्वेश्चन 1 ही क्यों ना हो। कुछ लोग घर पे कसम खा के जाते हैं कि 1 तो पहले करना ही नहीं है, तो ये भी सही बात नहीं है, ये भी सही बात नहीं। तो किसने का 1 पहले, 1 अगर आसान है, सबसे आसान लग रहा है तो 1 कर लें पहले यार। और ये भी सही नहीं है कि आप कहें नहीं यार मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगा, नहीं नहीं, आप ये देखें आपको सबसे आसान सबसे अच्छा कौन सा आ रहा है। अब लेट से आपने क्वेश्चन 1 पहले किया, 1 ही आपको अच्छा आता है, 15 मार्क का सवाल था, आपको 27 मिनट लगाने थे। ईमानदारी से बताइएगा, जो पेपर का पहला सवाल होता है, क्या आप उस पर 1.8 के हिसाब से मार्क्स टाइम लगाते हैं, या ज्यादा मिनट लगा देते हैं, या कम मिनट लगा देते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, इतने सारे पेपर आपने कैफ से देते आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप पेपर नहीं दे रहे हैं। आप आपने सीए फाइनल के पहले पेपर एफएफआर वगैरह भी दिया हुआ है, कैफ पेपर भी दिए हुए हैं। हाँ, सच सच बताइएगा। मैं भी पेपर में बैठा हूँ तो मेरे साथ भी ये होता है। हम जितना लाख कोशिश कर ले, हमारी कोशिश होती है हम स्लो लिखते हैं, हम प्यार मोहब्बत से लिखते हैं, हम साफ सुथरा लिखते हैं, हम हेडिंगे डालते हैं, हम वर्किंग अच्छे से शो करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यार ये तो हमारा बेस्ट सवाल हो जाए। और हमें थोड़ा सा आपस की बात है कि बॉल समझ में नहीं आ रहा होता, थोड़ा बॉल स्विंग भी हो रहा होता है, तो हम थोड़ी सी ना, हमारी स्ट्राइक रेट लो होती है, हम थोड़ा वो बॉल को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो समझने समझने में भी हम कोशिश करते हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं। मगर जब आप घड़ी देखते हैं पहला सवाल खत्म करने का, तो आपने कितना टाइम ले लिया? लेट से कितना, 35 मिनट, 40 मिनट भी लोग लगा लेते हैं, बट चले 35 मिनट कर लेते हैं। आपने कहा नहीं यार इतना नहीं होता, 35 मिनट ले लिया। वैसे मुझे पता है आप 40 भी ले लेते हो। एक्चुअल जो मुझसे आप पूछे ईमानदारी से, तो अक्सर लोगों का जो है 35 से 40 के दरमियान खत्म होता है, मगर मैं 35 ले रहा हूँ। अब अगली बात यह है कि यार 35 मिनट अगर मैंने यहाँ ले लिए ना, तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जाऊंगा जो कि 20 मार्क का है, मेरे पास अब उसके लिए 1.8 है ही नहीं, है ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे पास 1.8 है ही नहीं यार। मेरे पास कितना है? अब रिमेनिंग टाइम कितना बच गया? 180 मिनट से उसमें से 35 मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास बच गए 145 मिनट्स। अब ये जो 145 मिनट बचे, जो रिमेनिंग रेट आएगा वो 1.8 है, नहीं होगा। 145 मिनट्स को अब मैं डिवाइड करूंगा रिमेनिंग टाइम से। रिमेनिंग मार्क्स कितने हैं? अब रिमेनिंग मार्क्स मेरे 15 मार्क अटेम्प्ट हो गए हैं, तो 100 - 15 ये 85 मार्क्स। अब मेरे पास 145 मिनट का टाइम बचा है और 85 मार्क बचे हैं। जरा डिवाइड करिए क्या आ रहा है, काइंडली मेरे लिए ये डिवाइड करिए, क्या आ रहा है मुझे बताइए जरा डिवाइड करके। 1.7 आ रहा है।
बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि 1.8 तो आपको सिर्फ पहले सवाल के लिए अवेलेबल था, उसके बाद पूरे पेपर में मुझे नहीं लगता आपको कि 1.8 अवेलेबल होगा। अब 20 मार्क का सवाल आपने अटेम्प्ट करना है, अब आपको 20 मार्क के लिए कितना टाइम, 1.8 है नहीं, अब आप 1.7 के हिसाब से सोचें, यानी कि 34 मिनट में ये सवाल करना है। अच्छा, मगर आपको पता है हस्बे रिवायत क्या होगा? तो मैं एक और बात भी करूंगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर टाइम ज्यादा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, मैं इस पर बात करूंगा। सर इसका भी तो हल बताएं कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, मेरा इख्तियार में ही नहीं है, मैं पेपर में बैठा हूं, मुझे नजर आ रहा है 27 मिनट में करना था, मगर मुझे नजर आ रहा है 27 मिनट में हो नहीं रहा, मैं क्या करूं उसका? तो मैं उसकी भी टेक्निक बताता हूँ, बेस्ड ऑन माई डिस्कशन विद वन वेरी सीनियर पर्सन एट आईकैप, वेरी सीनियर पर्सन एट आईकैप, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब 34 मिनट में करना है, आपको पता है कि 34 मिनट में ये भी नहीं होने वाला। लेट से इस सवाल में आपको लग गए 45 मिनट। कितने लग गए? 45 मिनट। यानी कि 80 मिनट जा चुके हैं आपके, 80 मिनट जा चुके हैं आपके, आधे ज्यादा टाइम हो चुका है, और आपने अभी तक कितना किया? 180 माइनस 35 माइनस 45, यानी कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 मिनट बचे हैं यार। 100 मिनट बचे हैं, और मार्क्स कितने बच गए? मार्क्स कितने बच गए? 100 मिनट बचे हैं आपके पास, और मार्क्स अभी आपके पास अच्छे खासे बच गए करने को, यानी कि 20 और 15 35 अटेम्प्ट के 65 मार्क्स का पेपर अभी बाकी है। अब आप डिवाइड करें, कितना आ रहा है ये? 1.5 आ रहा है ऑलमोस्ट आई गेस। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लेट से 3A 10 मार्क का है, 10 मार्क का है 3A। तो अब आपको 10 मार्क्स के लिए जो टाइम मिलेगा वो 15 मिनट मिलेंगे, वो आपको 18 मिनट या 17 मिनट नहीं मिलेंगे। 1.8 भी जा चुका है, 1.7 भी जा चुका है यार। कितने लोग ये चीज पेपर में करते हैं? BFD के पेपर की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है कि पेपर में बैठिए। मुझे टेक्निक शाहजेब आफ्ताब, एक गोल्ड मेडलिस्ट था, उसने बताई कि सर मैं तो हर सवाल के बाद अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करता हूँ, हर सवाल का इसने स्ट्रेटजी को रिवाइज करता हूँ। हाँ, क्या ये करते हैं हम या नहीं करते? तो ये आपने काम करना है। एक तो ये बात हो गई कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको इस बात पे पक्का होना चाहिए कि यार मेरे पास अवेलेबल क्या है, मेरा रिक्वायर्ड रन रेट क्या है। अगर मेरा रिक्वायर्ड रन रेट इनिंग के शुरू में 8 था और अब 10 हो गया, तो मैं अब 8 के हिसाब से नहीं खेल सकता यार, मुझे 10 के हिसाब से खेलना पड़ेगा। क्रिकेट देखते ना सब, रिवाइज रेट, बस आप रिवाइज रेट निकाल लें, टेबल ना बनाए, भले आप रिवाइज रेट निकाल लें, बस मैं ये चाहता हूँ। रिवाइज रेट निकाल के अगले सवाल का टाइम डिसाइड करें। अगर आप ये नहीं करेंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ, शर्तिया बता रहा हूँ, आपके ऊपर 80 मार्क्स से ज्यादा का हो जाए बड़ी बात है, वरना 80 85 का अटेम्प्ट हो रहा होगा। 90 95 तक जाना है तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान में रख लें। अच्छा हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नजर आ गया कि यार क्वेश्चन नंबर 3A 10 मार्क का है, ये मैं कर ही नहीं सकता। और से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3A 10 मार्क का, ये मुझे आता ही नहीं है, मजा मतलब ऐसे ही कोई अनफॉर्चुनेट सीन हो गया। आपने बोला भाई इसके लिए मेरे पास टाइम अवेलेबल था, आपने कहा यार ये 10 मार्क का तो मैं काम ही नहीं कर सकता। अब आपका जो रेट निकलेगा वो फिर 100 को 55 से डिवाइड करके निकलेगा। मेरी बात समझ आ रही? रियलिस्टिक रहें, सिंसियर रहें अपने साथ। अगर वाकई नजर आ रहा है कि 10 मार्क का पार्ट में कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये मैं उन लोगों से बात करूँ जो सिलेक्टेड स्टडी करके जा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ। मगर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अगर आपको वाकई नजर आ रहा है कि एक सवाल मेरे मतलब का है ही नहीं, तो उसका टाइम मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर समझ आता है, मेरा 100/55 कर देंगे आप। 55 समझ आ रहा है, क्योंकि 10 तो आपने कर अटेम्प्ट ही नहीं करने। फिर 1.8 पे आप आ जाओ, सही है, सही है, दैट्स फाइन, बट वैसे 1.8 पे आप नहीं आ पा रहे। अच्छा, एक लास्ट बात करूंगा, फिर बात खत्म कर देता हूँ। आपको 27 मिनट में ही सवाल करना था, और सुनिएगा, 27 मिनट में ही सवाल करना था। एक्चुअल टाइम एक्सीड हो रहा है, क्या करें? दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि लीव इट एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने मार्क्स आपने उस सवाल में निकालने थे वो निकाल लिए, आप आगे बढ़ जाए। दूसरा अप्रोच ये है कि कंप्लीट विद इन 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। क्या मतलब वो इस बात का, कि अगर आपको लग आ रहा है कि यार मैं 27 मिनट में मुझे करना था, और 27 मिनट में आपको ये फैसला लेना होगा, ये कॉल आपको 27 मिनट में करना होगा। 27 मिनट में पहुंच के आपको ये फैसला करना है, या 1 पे जाना है या 2 पे जाना है। 1 का क्या मतलब है कि आप उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। 2 का मतलब है कि इसको कंप्लीट कर लो 5 मिनट में। मैं समझता हूँ कि यार ये अप्रोच ज्यादा बेहतर होगी, मगर ये उस वक्त अप्रोच एप्लीकेबल होगी अगर 5 मिनट के अंदर सवाल वाइंड अप हो सकता है। अगर आप 5 मिनट के अंदर सवाल वाइंड अप कर सकते हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप 5 मिनट के अंदर सवाल वाइंड अप करें एज सून एज पॉसिबल, फिनिशिंग उसकी 5 मिनट में कर लें। बट ऑन दी अदर एंड, आपको अगर लगता है कि ये सवाल 5 मिनट नहीं लेगा, ये अगले 10 मिनट ले जाएगा, 15 मिनट ले जाएगा, शायद 20 मिनट ले जाए, अभी तो मेरा आधा सवाल हुआ है,
मुझे तो अभी सवाल समझ में आना शुरू हुआ है। तो मैं आपको ईमानदारी से एक मशवरा दे रहा हूं कि आप इसको छोड़ दीजिए सवाल को और अगले सवाल पे चले जाइए, जगह भी छोड़ दीजिए इसके लिए। कभी आगे जाके मौका मिला, कोई सवाल आपको टेढ़ा लगा या कोई सवाल जल्दी हो गया थ्योरी का, कभी थ्योरी जल्दी हो जाती कभी कभार, तो आप इस पे वापस आ जाइएगा। मगर मैं आपको सिंसियर एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आपको 5 मिनट से ज्यादा, 5-7 मिनट से ज्यादा लग रहा है कि यार उसमें टाइम लगेगा, आप इसको छोड़ दो। आई कैप के ऑफिशियल के मुताबिक, जो बहुत सीनियर ऑफिशियल हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, उनका ये कहना है कि बच्चा अगर ये भी कर लेना, अगर उसने एलोकेटेड टाइम अच्छे से लगा दिया है, हमें लगता है कि उसने मॉडरेट मार्क्स निकाल लिए होते हैं। हर सवाल के पासिंग मार्क्स बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। आप एक सवाल के अंदर अगर पासिंग मार्क्स निकाल चुके हैं, आपका पर्पज अचीव हो चुका है। अब आप उस पर अगर 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो इससे आप किसी दूसरे सवाल का हक मार रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? एक तो ये टेबल बनाना है, दूसरा इस टेबल को अगर ले से आप काबू नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं यार मैं टेबल बनाने के बाद भी कदम नहीं कर पा रहा उस टाइम में, तो आपने कॉल लेनी है, या तो सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाओ या फिर उसको 5-7 मिनट के अंदर कंप्लीट करो। 5-7 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है ठीक है, वरना आगे बढ़ जाओ। ये मेरी तरफ से एडवाइस थी। ठीक है, चले यहीं तक रखते हैं यार सेशन को। थ्योरी पे बात कर ली, टाइम मैनेजमेंट पे बात कर ली। लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि यार अपना एफर्ट जारी रखें, लास्ट का टाइम है। आई नो आप लोग ये बहुत मुश्किल हालात में मेहनत कर रहे होते हो, क्लाइंट के प्रेशर अलग है, फैमिली के प्रेशर अलग है। ठीक है, उसके बाद आप जाहिर सी बात है इतनी मेहनत के बाद बैठते हो। ठीक है, मगर आप परेशान ना हो यार, ये मेहनत आपकी वसूल होगी, मैं आपको शर्तिया बता रहा हूँ। नहीं होगी इस टाइम में, खुदा ना खासा नेक्स्ट टाइम में हो जाएगी, मगर आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मेहनत आएगा नहीं जाती है। कभी ये ध्यान में नहीं सोचिएगा सीए नहीं होगा। सीए हो रहा है लोगों का, 22-22 साल के, 21-21 साल के लोग सीए कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मोटिवेटिंग नोट के साथ कि यार हम मेहनत करेंगे, ये ब्लेस्ड पेपर है, इसमें अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट बुरा नहीं आता है, पढ़ के जाते हैं लोग, पास हो जाते हैं। इस मोटिवेशन के साथ हम पढ़ेंगे, लास्ट का टाइम यूटिलाइज करेंगे, कल कैसे यूटिलाइज करना है इस पर सारी बात हो चुकी है। ठीक है जी, तो बस इसको देखें। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसको ध्यान में रखिएगा कि रेट बार बार निकालना है आपने, रिमेनिंग टाइम का रेट जरूर निकालना है, और अगर टाइम एक्सीड करो तो ये काम करना है। ये दो बातें आपने ध्यान में रख ली, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अजम्पशन वाली अप्रोच पे मैं लास्ट बात करूंगा। अजम्पशन आप ना ले, कोशिश करें, क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ अजम्पशन जो आप ले रहे होते हैं पेपर में, वो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है सवाल के सिनेरियो से, अक्सर अक्सर अक्सर। तो कोशिश करें कि आप सवाल से ही डेटा निकालें, कोशिश करें। हाँ, वर्स्ट के सिनेरियो में नहीं मिला तो फिर अजम्पशन ले लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, तमाम सब लोगों की मेहनतों को कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।